क्या वक्त के समंदर में दबे पुराने राज और 6 साल का यह लंबा फासला उन दो जिंदगियों को फिर से आमने सामने ला पाएगा, जिनके रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे? या फिर इस नए सफर में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास की धज्जियां उड़ा देगा? अगर आपने इस कहानी का पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, वरना आज का यह भयानक सच आपको भीतर से झकझोर कर रख देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस दिल दहला देने वाली दास्तान का कोई भी हिस्सा आपसे छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। आर्यन ने आगे बढ़कर मुख्य दरवाजे के डिजिटल पैनल पर अपना सीक्रेट पासवर्ड दर्ज किया और एक हल्की सी इलेक्ट्रॉनिक गूंज के साथ वह भारी दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुल गया। बाहर से जितना यह विला जादुई और सम्मोहक लग रहा था, अंदर का नजारा उससे भी कहीं ज्यादा होश उड़ा देने वाला था। विशाल लिविंग रूम में महंगे इटालियन चमड़े के सोफे करीने से सजाए गए थे, जिनके ठीक केंद्र में एक बहुत बड़ा गोल संगमरमर का टेबल रखा था। उस टेबल के ठीक ऊपर छत से लटका हुआ एक विशालकाय क्रिस्टल का झूमर अपनी हजारों दूधिया रोशनियों से पूरे कमरे को जगमगा रहा था, जिसमें जड़े सफेद क्रिस्टल जगमगाते हुए किसी तारे की मानिंद लग रहे थे। इस घर की वास्तुकला की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका मुख्य हिस्सा और छत पारदर्शी ग्लास की बनाई गई थी, जिससे आसमान का नीलापन और सूरज की धूप सीधे अंदर तक आ सकती थी। उस 3 मंजिला विला की खूबसूरती का आलम यह था कि ऊपरी तलों के गलियारों की खूबसूरत रेलिंग्स नीचे मुख्य लिविंग रूम से साफ साफ दिखाई देती थीं। आस्था अपनी जगह पर गोल गोल घूमकर और अपनी आंखें फाड़कर उस पूरे घर के कोने कोने को उत्सुकता से निहार रही थी। तभी वहां कुछ वर्दीधारी घरेलू नौकर और प्रबंधक आए और पूरी अदब के साथ अपने सिर झुकाकर कतार में खड़े हो गए। आर्यन ने अपनी नजरें उन पर डालीं और सख्त किंतु सुलझे हुए लहजे में हुक्म दिया, जाओ डाइनिंग टेबल पर तुरंत लंच सर्व करो। सान्या कई बार अपने बेटे आर्यन की इस परिपक्वता और फौलादी अनुशासन को देखकर अंदर तक हैरान रह जाती थी। उसके भीतर जैसे उम्र से पहले ही एक बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारी आ गई थी। उसके अंदर बच्चों जैसा कच्चापन या बचपना जैसे कभी था ही नहीं। आर्यन का अपना यह स्पष्ट मानना था कि चूंकि वह इस छोटे से परिवार का इकलौता मर्द और रक्षक है, इसलिए उसे हर परिस्थिति में फौलाद की तरह मजबूत और जिम्मेदार होना ही होगा। वे तीनों अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े, तरोताजा होकर फ्रेश हुए और कुछ ही मिनटों के भीतर डाइनिंग टेबल पर आकर एक साथ बैठ गए। मेज पर लजीज और पौष्टिक व्यंजनों की महक फैली हुई थी। दोपहर का भोजन शांति और सुकून के माहौल में संपन्न हुआ, जिसके बाद तीनों अपने अपने कमरों की एकांत छांव में आराम करने चले गए। कुछ ही पलों बाद आर्यन के निजी कक्ष का दरवाजा हल्का सा खड़का और वीरज अंदर दाखिल हुआ। आर्यन ने अपने सामने रखी चमचमाती स्टडी टेबल के पार रखे सोफे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए उसे बैठने को कहा। वीरज ने अदब से बैठकर अपनी फाइल खोली और गंभीर आवाज में बोला, सर, एक बेहद जरूरी खबर है। मिस्टर आरव कपूर आपकी कंपनी के साथ एक बड़ी बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हमारी फर्म के साथ टाइप करने के लिए उत्सुक हैं। आर्यन की अपनी कंपनी, जो पूरी एशिया महाद्वीप की टॉप 3 सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेट ताकतों में गिनी जाती थी, का नाम आरआरएन ग्रुप था। इस विशाल साम्राज्य के 100% शेयर और मालिकाना हक पूरी तरह से अकेले आर्यन के पास सुरक्षित थे। हालांकि उसने अपने असीम व्यापारिक साम्राज्य से अपनी मां और बहन के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए कंपनी के कुल शेयरों में से 20% हिस्सेदारी अपनी मां सान्या के नाम और 10% हिस्सेदारी अपनी बहन आस्था के नाम पहले ही कानूनी रूप से ट्रांसफर कर दी थी, जबकि बाकी के 70% फौलादी शेयर खुद उसके अपने नियंत्रण में थे। लेकिन यह तो महज दुनिया के सामने दिखने वाला उसका कॉरपोरेट चेहरा था। पर्दे के पीछे आर्यन एक बहुत बड़े और खौफनाक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का भी बेताज बादशाह था, जिसे पूरी दुनिया व्हाइट लाइन ग्रुप के नाम से जानती थी।
जब से यह रहस्यमयी और खूंखार संगठन अंडरवर्ल्ड के नक्शे पर उभरा था, तब से अपराध की दुनिया के तमाम अवैध धंधे, हथियारों की तस्करी और जुर्म के काले कारोबार अपने आप ठप पड़ने लगे थे। ताकत और खूंखार क्षमता के मामले में यह व्हाइट लाइन ग्रुप आरव कपूर के उस तथाकथित सबसे बड़े और खतरनाक सिंडिकेट से भी कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और आधुनिक हथियारों से लैस था। इस समूह के ट्रेंड, बॉडीगार्ड्स और कमांडो इस धरती के किसी भी दुर्दांत योद्धा को धूल चटाने का माद्दा रखते थे। इस दुनिया में किसी की भी यह औकात नहीं थी कि वह आर्यन, उसकी मासूम बहन आस्था या उसकी मां सान्या की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जो कोई भी ऐसा दुस्साहस करने की सोचता था, व्हाइट लाइन ग्रुप के खामोश साए उसका नाम और उसका निशान इस दुनिया की सतह से हमेशा के लिए मिटा देते थे। आर्यन ने वीरज के प्रस्ताव को सुना। अपने होठों पर एक सर्द और रहस्यमयी मुस्कान लाई और ठंडे स्वर में आदेश दिया, ठीक है वीरज, उसकी इस मीटिंग की अर्जी को स्वीकार कर लो और समय तय कर दो, लेकिन साफ कह देना कि यह मुलाकात आमने सामने की नहीं होगी। मैं केवल और केवल एक वर्चुअल वीडियो बोर्ड मीटिंग के जरिए ही उसके प्रस्ताव पर चर्चा करूंगा। इतना कहकर आर्यन ने अपनी स्क्रीन की तरफ रुख किया और उस हाई प्रोफाइल वर्चुअल मीटिंग की तकनीकी तैयारियों में जुट गया। सान्या अपने कमरे की शांत और मध्यम रोशनी के बीच लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आने वाले 3 दिनों के भीतर उसकी कलाकृतियों की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन होना था और उसी की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए वह डिजिटल पन्नों को खंगाल रही थी। यह कोई आम आयोजन नहीं था। यह एशिया भर के नामचीन, प्रतिष्ठित और दिग्गज हस्तियों का एक भव्य संगम बनने जा रहा था। जब उसने इस प्रदर्शनी की खास मेहमानों की सूची पर अपनी निगाह डाली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उस सूची में एक ऐसा नाम शामिल था जिसे देखकर उसका सांस लेना तक पल भर के लिए थम गया। उसका अपना 5 साल का बेटा, जिसे इस आयोजन में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस बाहरी और क्रूर दुनिया में दूर दूर तक किसी को यह खबर नहीं थी कि उस विशाल आरआर कॉरपोरेशन का सर्वेसर्वा और सीईओ महज 5 साल का एक नन्हा बालक है, क्योंकि आर्यन को कभी भी मीडिया या सार्वजनिक मंचों की चकाचौंध के सामने लाया ही नहीं गया था। उसकी धड़कनें अभी इस झटके से संभली भी नहीं थीं कि तभी उसकी नजर अतिथि सूची के ठीक दूसरे नाम पर जा टिकी। उस नाम को पढ़ते ही उसके सीने में एक तेज हूक सी उठी और दिल की धड़कनें बेकाबू होकर छाती से टकराने लगीं। वह दूसरा नाम किसी और का नहीं बल्कि आरव कपूर का था। उसके मन में खौफ और अनिश्चितता का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या होगा अगर आरव की नजर उस पर पड़ गई? क्या वह उसे पहचान लेगा? फिर तुरंत ही उसने खुद को दिलासा देते हुए एक लंबी और गहरी सांस ली। मन ने उसे समझाया कि इतने लंबे बरस बीत चुके हैं, जाने कितने मौसम बदल गए हैं। भला अब आरव को उसका चेहरा धुंधले सपनों की तरह भी याद होगा या नहीं? उसे पूरी उम्मीद थी कि वक्त की धूल ने उसके वजूद को आरव की यादों से पूरी तरह मिटा दिया होगा और वह उसे अब तक बिल्कुल भूल चुका होगा। लेकिन सान्या इस सच्चाई से कोसों अनजान थी कि आरव कपूर की जिंदगी की सुइयां उसी एक बिंदु पर आकर थम चुकी थीं। वह सिर्फ और सिर्फ इसी एक उम्मीद और सांस के सहारे जिंदा था कि शायद कभी किसी मोड़ पर उसे अपनी खोई हुई सान्या दोबारा मिल जाएगी। दरअसल सान्या के उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद से आरव के भीतर एक अजीबोगरीब लाइलाज और गहरा मानसिक खालीपन घर कर गया था। उसका हाल यह हो चुका था कि रातों को गहरी खामोशी के आगोश में जाने के लिए उसे भारी भरकम साइकेट्रिक दवाओं और नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन रासायनिक नशा भी उसके जहन को सुकून नहीं दे पाता था। जैसे ही उसकी पलकें बंद होने लगतीं और वह नींद की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता, उसके सामने अतीत के वे पन्ने खुल जाते जब उसने सान्या के साथ जबरदस्ती और जिद की थी। वे सारी छवियां एक भयानक साए की तरह उसे घेर लेतीं। इसी घुटन और अपराध बोध के कारण वह चाहकर भी एक पल के लिए सो नहीं पाता था।
उसके सीने के भीतर एक असहनीय और भारी दर्द उठने लगता था, जो वक्त बेवक्त उसकी सांसें उमेड़ने लगता था। हालांकि देश विदेश के बड़े बड़े नामी डॉक्टरों और मेडिकल विशेषज्ञों ने उसकी कई बार गहन जांच की थी और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उसका दिल शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ था। उसे कोई चिकित्सीय बीमारी नहीं थी। किसी भी डॉक्टर के पास उसके इस अंदरूनी और रूहानी दर्द का कोई मरहम नहीं था, क्योंकि यह जिस्म का नहीं बल्कि उस टूटे हुए दिल का दर्द था जिसका इलाज इस कायनात में मौजूद नहीं था। उधर दूसरी तरफ आरव कपूर का भारी भरकम और शाही काफिला शहर के सबसे आलीशान कपूर सुपर स्पेशलिटी होटल के भव्य मुख्य द्वार के बाहर आकर रुका। गाड़ी के रुकते ही रोहन बिजली की तेजी से अपनी सीट से बाहर कूदा और उसने तुरंत आगे बढ़कर आरव की तरफ का दरवाजा अदब से खोला। आरव अपनी गंभीर और खामोश मुद्रा में बाहर निकला और उसके ठीक पीछे सुरक्षा कर्मियों तथा सहयोगियों का दल था। वे सब तेजी से कदम बढ़ाते हुए होटल के विशाल आंतरिक परिसर की ओर बढ़ने लगे। उस भव्य इमारत के भीतर कदम रखने के लिए पहले से आरक्षित बुकिंग होना अनिवार्य था। इसलिए रोहन ने बिना एक पल गंवाए अपना मोबाइल फोन ऑन किया और स्क्रीन पर डिजिटल बुकिंग का पुख्ता प्रमाण गार्ड को दिखाया, जिसे देखते ही गार्ड ने सम्मान के साथ उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे दिया। जैसे जैसे वे लोग होटल के लंबे और आलिशान गलियारों से गुजरते हुए अंदर बढ़ रहे थे, रोहन और अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं और उनके चेहरों पर हैरानी के भाव गहरे होते जा रहे थे। इसके विपरीत आरव इन बाहरी सजावटों और भव्यता से पूरी तरह बेपरवाह, बस यंत्रवत तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रोहन ने अपने पास चल रहे अर्जुन की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें इस होटल की एक चीज को देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यहां की हर बारीक सजावट और पसंद बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैडम सान्या की हुआ करती थी? अर्जुन ने अपनी आंखें घुमाकर होटल की दीवारों, नक्काशी और इंटीरियर का बारीकी से जायजा लिया और सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन। जरा इस होटल का रंग रोगन और कलर कॉम्बिनेशन तो गौर से देखो। यह गहरा लाल और सुनहरा गोल्डन एंड रेड संयोजन है, और अगर मुझे सही याद है तो यही सान्या मैडम का सबसे पसंदीदा रंग था। रोहन और अर्जुन को सान्या की पसंद और नापसंद का एक एक कोना जुबानी याद था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा और अहम दौर सान्या के साथ बिताया था, जिसके चलते उनके बीच एक बेहद गहरी और प्रगाढ़ दोस्ती हो गई थी। उन्हें वह दिन अच्छी तरह याद आ गया जब एक बार वे लोग जिद करके सान्या को दोपहर के भोजन के लिए एक बड़े रेस्तरां में ले गए थे। उस दौरान बातों बातों में सान्या ने हंसते हुए कहा था कि भविष्य में यदि कभी उसने अपना खुद का कोई आलीशान होटल बनवाया तो उसका पूरा थीम और कलर कॉम्बिनेशन केवल रेड एंड गोल्डन ही होगा। इतना ही नहीं, उसने यह भी कल्पना की थी कि उसके होटल का हर एक कर्मचारी इसी खास सुनहरे और लाल रंग की डिजाइनर यूनिफॉर्म में नजर आएगा, जिसके सीने पर बने एक चमकते हुए सुनहरे बैज पर उनका नाम खुदा होगा। रोहन और अर्जुन के जहन में अतीत की वे सारी बातें एक फिल्म की तरह तेजी से घूमने लगीं। वे होटल की हर एक छोटी बड़ी चीज को उसी नजरिए से टटोल रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा कभी सान्या ने अपने मुंह से गढ़ा था। वे दोनों एक साथ बरबस बोल पड़े। इस आलीशान होटल के नक्शे और डिजाइन को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सान्या ने अपने हाथों से तराशा हो, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो यह पूरा साम्राज्य ही उसी का हो। ये सोचते ही उनके भीतर सिहरन दौड़ गई और उन्होंने एक साथ चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालते हुए उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं, यह नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने इस असमंजस को दूर करने के लिए रोहन ने फौरन अपना टैबलेट ऑन किया और उस पर इस भव्य होटल का नाम टाइप करके उसके स्वामित्व की तलाश शुरू कर दी। स्क्रीन पर जो डेटा उभरा उसे देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पता चला कि इस होटल की शाखाएं
देश के हर एक स्मार्ट शहर के साथ साथ एशिया के लगभग हर छोटे बड़े देश में फैली हुई हैं। यह आतिथ्य सत्कार की दुनिया की एक बेहद विशाल और अजेय चेन बन चुकी थी, जिसके मुकाबले में दूर दूर तक टिकने वाला बाजार में कोई दूसरा नाम नहीं था। मात्र 1 साल के भीतर ही इस होटल ने नंबर 1 की सर्वोच्च पोजीशन पर कब्जा जमा लिया था। रोहन ने स्क्रीन से नजरें हटाकर अर्जुन की तरफ देखा और अविश्वास से भरे स्वर में कहा, यह होटल सान्या मैडम का नहीं हो सकता अर्जुन, क्योंकि इस होटल के मालिकाना हक का नाम किसी और का नहीं, बल्कि हमारे उस बेहद खास और रहस्यमय क्लाइंट का है, जिसके साथ आज हमारी व्यावसायिक बैठक तय है, यानी खुद मिस्टर आर के। यह सुनकर अर्जुन का माथा ठनका और उसने हैरानी से कहा, क्या मिस्टर आर के सिर्फ आतिथ्य और होटल बिजनेस में ही दखल रखते हैं? उनका तो कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल्स और फैशन की दुनिया में भी बेताज बादशाह की तरह बहुत बड़ा नाम है। उनके हर एक एक्सक्लूसिव फैशन शो के लिए दुनिया भर के नामी गिरामी और दिग्गज डिजाइनर अपनी सेवाएं देने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। रोहन ने अपने टैबलेट की स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए गंभीर आवाज में जवाब दिया, सिर्फ फैशन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल्स ही क्यों अर्जुन, सच तो यह है कि वह आज के वक्त में हर एक बड़े बिजनेस वर्टिकल पर राज कर रहे हैं। वह निर्माण और बुनियादी ढांचे यानी कंस्ट्रक्शन की भारी भरकम फील्ड में भी सबसे आगे हैं और उनका साम्राज्य अब सीमाओं को लांघ चुका है। रोहन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फुसफुसाया, इतना ही नहीं, इस साम्राज्य की पहुंच सिर्फ हॉस्पिटैलिटी और टेक्सटाइल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में इनका अस्पताल भी बेजोड़ है। इसके अलावा उनके नाम पर कई बड़े शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठित नेशनल आर्ट्स कॉलेज और नामी यूनिवर्सिटीज भी पूरे देश में फैली हुई हैं। अगर इसे सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह ताकत और रसूख के मामले में हमारे अपने आरव सर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली इंसान है। यही मुख्य वजह है कि सर को खुद चलकर इस मीटिंग के लिए यहां आना पड़ा, क्योंकि उस रहस्यमयी शख्सियत ने साफ तौर पर दिल्ली आने से इनकार कर दिया था। और तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो रोहन कि वह आज ही सीधे ऑस्ट्रेलिया से भारत उतरा है। उसकी पहचान इतनी ज्यादा गोपनीय और रहस्यमयी है कि आज तक दुनिया में किसी को यह तक नहीं पता चल पाया है कि असल में वह दिखता कैसा है। यह सुनकर अर्जुन का माथा ठनका और उसने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अगर उनकी पहचान इतनी ही गुप्त है और वह किसी के सामने नहीं आते, तो फिर तुमने उनके साथ बॉस की यह वीडियो मीटिंग इतनी आसानी से फिक्स कैसे कर ली? रोहन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने कंधे उचकाए और धीमे स्वर में कहा, सच कहूं तो मैं खुद इस बात से हैरान हूं कि मुझे इसके लिए कोई खास पापड़ नहीं बेलने पड़े। मुझे सिर्फ 3 मर्तबा ही उनका दरवाजा खटखटाना पड़ा और उनके निजी असिस्टेंट ने तुरंत ही मीटिंग के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने आज ही शाम को एक वर्चुअल वीडियो बोर्ड मीटिंग करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वह आमने सामने बैठकर चर्चा करने में रुचि नहीं रखते। वे दोनों गलियारे में खड़े होकर इसी गुप्त विषय पर चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक उनके कानों में आरव की बेहद ठंडी सदी हुई और भारी आवाज गूंजी, क्या तुम दोनों यहां सिर्फ अपनी फुसफुसाहट और गपशप करने के लिए आए हो? उस कड़कती हुई आवाज को सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे पलक झपकते ही दौड़कर आरव के करीब जा पहुंचे। आरव ने अपनी तीखी और सर्द नजरों से उन दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरा और बिना कोई वक्त गंवाए रिसेप्शन काउंटर की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की चाबियां मांगने लगा। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट युवती अचानक अपने सामने एक ऐसे बला के खूबसूरत और शालीन पुरुष को खड़े देखकर जैसे सुध-बुध खो बैठी और कुछ पलों के लिए उसके चेहरे के भावों में ही उलझ कर रह गई। माहौल की इस खामोशी को तोड़ते हुए रोहन ने रिसेप्शन की लकड़ी की मेज पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपकी दी और पेशेवर लहजे में कहा, कृपया करके हमें हमारे कमरों की चाबियां सौंप दीजिए। युवती ने खुद को संभाला, कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी बुकिंग की पुष्टि की। उनके नाम
और कमरों के नंबर जांचे और फिर चाबियां उनकी तरफ बढ़ाते हुए एक सहज जिज्ञासा के साथ पूछा, सर, आपके साथ कुल कितने बॉडीगार्ड्स आए हैं? अर्जुन ने उस लड़की की तरफ एक तीखी और संदेही नजर से देखा और झल्लाते हुए कहा, क्यों? तुम्हारे इस सवाल से क्या मतलब है? हमारी सुरक्षा से तुम्हें क्या लेना देना? रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी झिझक के बेहद शालीनता और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर, क्या आपने हमारे इस होटल की प्रवेश नियमावली और सुरक्षा प्रोफाइल को विस्तार से नहीं पढ़ा है? उसकी इस बात ने रोहन को चौंका दिया। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकालकर होटल की डिजिटल प्रोफाइल और नियमों को खंगालना शुरू किया। स्क्रीन पर साफ साफ अंकित था कि इस होटल के नियमों के अनुसार किसी भी मेहमान के निजी बॉडीगार्ड्स को मुख्य होटल परिसर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। उनके रहने और ठहरने के लिए ठीक इस होटल के सामने ही एक अलग और सुरक्षित इमारत में विशेष इंतजाम किया गया है। होटल प्रशासन अपने हर एक अतिथि की व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस भव्य होटल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का पूरा जिम्मा दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और खतरनाक मानी जाने वाली व्हाइट लाइन सिक्योरिटी एजेंसीज के चुनिंदा गार्ड्स के हाथों में था। जैसे ही रोहन की नजर इस बात पर पड़ी कि इस होटल की हिफाजत व्हाइट लाइन के गार्ड कर रहे हैं, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि व्हाइट लाइन कोई आम सुरक्षा एजेंसी नहीं थी। यह दुनिया की सबसे विशिष्ट और कुलीन एजेंसी थी, जो गिने चुने और बेहद ताकतवर लोगों को ही अपनी सेवाएं मुहैया कराती थी। इस एजेंसी का एक अकेला ट्रेंड गार्ड अकेले ही किसी भी साधारण सुरक्षा दल के 10 गार्ड्स को धूल चटाने का माद्दा रखता था। रोहन अपने भीतर उठ रहे ज्वार को रोक नहीं पाया और उस रिसेप्शनिस्ट से बेसाख्ता पूछ बैठा, आखिर तुम्हारे इस बेमिसाल और विशाल होटल का असली मालिक कौन है? उसका यह अचानक और सीधा सवाल सुनकर आरव, अर्जुन और वह रिसेप्शनिस्ट तीनों ही एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए और हैरानी से उसे देखने लगे। रोहन को खुद एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और बात को संभालते हुए आगे कहा, मेरा मतलब है, व्हाइट लाइन सिक्योरिटी एजेंसी इतनी आसानी से किसी को अपनी सुरक्षा सेवा नहीं देती है। वे किसी भी क्लाइंट को गार्ड मुहैया कराने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की गहन और कड़ी जांच पड़ताल करते हैं। वे केवल दुनिया के गिने चुने और अत्यधिक प्रभावशाली लोगों के साथ ही काम करते हैं। यह सुनकर आरव के भीतर भी हैरानी की एक लहर दौड़ गई। उसके खुद के लिए भी यह व्हाइट लाइन सिक्योरिटी एजेंसी और उस रहस्यमयी आर के कंपनियों से जुड़ी तमाम व्यावसायिक कंपनियां किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं थीं। वह अपनी तमाम कोशिशों, गुप्तचरों और संसाधनों का पूरा जोर लगाने के बाद भी इन दोनों के असली चेहरों या इनके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचने में पूरी तरह असफल रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल कुलबुला रहे थे, जिनका कोई जवाब उसके पास नहीं था। उन दोनों ने बिना कोई और बात किए चुपचाप रिसेप्शन से अपनी चाबियां उठाईं और ऊपरी मंजिल की तरफ जाने वाले लिफ्ट एरिया की तरफ बढ़ने लगे। रोहन भी उनके पीछे पीछे तेजी से कदम बढ़ाते हुए लिफ्ट की ओर दौड़ा, लेकिन उससे पहले कि वह अंदर पहुंचता, उसने जल्दी से काउंटर पर खड़े होकर अपने निजी सुरक्षा गार्ड्स की सारी डिटेल उस रिसेप्शनिस्ट को सौंप दी, ताकि नियमों का कोई उल्लंघन न हो। जब तक रोहन हांफते हुए पहुंचा, आरव और अर्जुन लिफ्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे। इससे पहले कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होते, रोहन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दौड़ते हुए ऐन वक्त पर लिफ्ट के अंदर छलांग लगा दी। वह अपने दोनों घुटनों पर अपने हाथ टिकाकर लंबी लंबी और गहरी सांसें लेने लगा, जैसे उसका दम घुट रहा हो। आरव ने अपनी ठंडी और पैनी नजरों से रोहन को देखा और तीखे स्वर में पूछा, क्या तुमने उस मीटिंग को ठीक से फिक्स कर लिया है या अभी भी कोई कसर बाकी है? रोहन ने खुद को सीधा किया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और कॉन्फ्रेंस मीटिंग से जुड़ी सारी जरूरी और पुख्ता डिटेल्स आरव के सामने रख दी। उसने सांस लेते हुए यह भी खुलासा किया कि आज की यह बहुप्रतीक्षित बिजनेस मीटिंग
और किसी के साथ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर इस आलीशान होटल के सर्वा मालिक के साथ ही तय हुई है। यह सुनते ही अब हैरान होने और अविश्वास से भर जाने की बारी पूरी तरह आरव की थी। उसे इस बात का दूर दूर तक कोई आभास नहीं था कि यह भव्य कपूर सुपर स्पेशलिटी होटल और कोई नहीं बल्कि उसी रहस्यमयी मिस्टर RK की संपत्ति है। आरव के जहन में अब यह जानना और भी ज्यादा अनिवार्य हो गया था कि आखिर यह पर्दे के पीछे छिपा मिस्टर RK असल में कौन है, जिसका साया हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जब से उसने मुंबई की इस सर्द और नम हवा में कदम रखा था, उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सा अनजाना और गहरा सुकून उतरता चला जा रहा था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी ऐसे इंसान के बहुत करीब आ गया है जो उसके अपने वजूद का हिस्सा रहा हो। घड़ी की सुइयां घूमती हुई शाम के ठीक 5 बजा चुकी थीं। कपूर सुपर स्पेशलिटी होटल के शांत, भव्य और अत्याधुनिक विलासिता से सजे मीटिंग रूम के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव अपनी जगमगाती स्क्रीन वाला प्रीमियम लैपटॉप अपनी गोद में रखे पूरी गंभीरता के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ था। उसके बिल्कुल सामने कॉन्फ्रेंस टेबल के उस पार एक अन्य व्यक्ति कुछ बेहद गोपनीय फाइलों के बंडल और अपना लैपटॉप सहेजे हुए शालीनता से बैठा था। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और आरव की तरफ देखकर एक सौम्य मुस्कान के साथ खुद का परिचय दिया और स्पष्ट किया कि वह और कोई नहीं बल्कि इस साम्राज्य के मालिक मिस्टर RK का निजी और मुख्य असिस्टेंट वीरज है। आरव के माथे पर बल पड़ गए और उसने तीखे स्वर में आपत्ति जताते हुए कहा, क्या खुद मिस्टर RK इस मीटिंग में हमारे सामने शिरकत करने नहीं आ रहे हैं? आरव के मुंह से यह सवाल निकला ही था कि ठीक उसी क्षण वीरज के सामने रखे लैपटॉप के स्पीकरों से एक खामोश और सधी हुई आवाज गूंजी, वीरज, तुरंत अपने लैपटॉप की स्क्रीन को इनकी तरफ घुमा दो। वीरज ने बिना एक पल की देरी किए अपने कंप्यूटर को हल्का सा मोड़ दिया। आरव की सांसें थम सी गईं। उसे पूरी उम्मीद थी कि अब पर्दे के उस पार बैठा वह रहस्यमयी मिस्टर RK उसकी नजरों के सामने होगा। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें स्क्रीन पर पड़ीं, उसने देखा कि डिस्प्ले पूरी तरह से गाढ़े काले रंग ब्लैक स्क्रीन में डूबा हुआ था। उस अंधेरे को चीरता हुआ कोई चेहरा नजर नहीं आया, जिसे देखकर आरव के भीतर गहरी निराशा की एक लहर दौड़ गई। पता नहीं क्यों, जब से यह मिस्टर RK कॉर्पोरेट जगत के क्षितिज पर उभरा था, तब से आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी और तीव्र जिज्ञासा सुलग रही थी कि वह कम से कम एक बार उस शख्स का चेहरा देख सके या उसके असली नाम से वाकिफ हो सके। उसने अपनी तमाम खुफिया ताकतें और सूत्र खपा दिए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, मगर वह यह भेद नहीं सुलझा पाया था कि आखिर यह मिस्टर RK किस मिट्टी का बना है। स्थिति यह थी कि उसे यह तक इल्म नहीं था कि स्क्रीन के उस पार बैठा वह शातिर दिमाग कोई पुरुष है या कोई महिला। आरव ने अपने मन ही मन खींचते हुए खुद से ही बुदबुदाया, पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही किरदार हैं जिनके गिर्द का कोहरा मैं चाहकर भी नहीं हटा पाया हूं। एक तो यह मायावी मिस्टर RK और दूसरी वह रहस्यमयी मिस कियारा। ये दोनों ही मेरी पहुंच और समझ से कोसों दूर हैं। आलम यह है कि मुझे यानी आरव कपूर को भी इनसे मुखातिब होने के लिए इनके तय वक्त पर अपॉइंटमेंट की भीख मांगनी पड़ती है। तभी उस काली स्क्रीन के भीतर से वही मध्यम और भारी आवाज तैरती हुई बाहर आई, क्या आप इस अहम व्यावसायिक अनुबंध और चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं? वह स्वर किसी 25 साल के परिपक्व युवक जैसा प्रतीत हो रहा था, जो हर चाल को बहुत तौल कर चल रहा था। और ठीक उसी वक्त इस हलचल से कोसों दूर शहर के एक अति सुरक्षित और भव्य विला के अंदर का नजारा बिल्कुल जुदा था। उस आलीशान विला के निजी अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में नन्हा आर्यन एक आरामदायक सोफे पर तसल्ली से पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के ठीक पास मुंह के करीब एक बेहद बारीक और हाईटेक वॉइस मॉड्यूलेशन डिवाइस करीने से सेट किया हुआ था, जिसकी मदद से उसकी मासूम और बालकों जैसी आवाज पूरी तरह एक भारी भरकम और गंभीर वयस्क पुरुष में तब्दील हो रही थी।
उसके सामने रखी बड़ी लैपटॉप स्क्रीन पर आरव कपूर का चेहरा साफ साफ जगमगा रहा था। आरव को उस स्क्रीन पर उलझन और क्षमकश में घिरा हुआ देखकर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी विजयी चमक और शातिरपन तैर गया। उसके भीतर छिपी बाल जिज्ञासा और बिजनेस की पैनी समझ एक साथ मचल उठी थी। वह हर कीमत पर आरव को व्यापार के मोर्चे पर और जीवन के हर एक पड़ाव पर पीछे छोड़ देना चाहता था, ताकि उस शख्स को अपने घुटनों पर झुका सके जो कभी पूरी दुनिया पर अपनी शर्तों पर राज करता था। आरव के चेहरे पर छाई हुई वह बेबसी और निराशा आर्यन को अंदर ही अंदर किसी शीतलता की तरह सुकून दे रही थी। आर्यन अपनी मां और अपनी छोटी बहन के प्रति दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक और कोमल इंसान था। उनके लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा सकता था, लेकिन बाकी पूरी दुनिया, विशेषकर उन ताकतों के लिए जो उसके अपनों के रास्ते में आती थीं, वह दुनिया का सबसे क्रूर और बेरहम रणनीतिकार बन जाता था। उसके चेहरे पर लिपटे उस छोटे से तकनीकी उपकरण के करिश्मे की वजह से उसकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित थी और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लगभग 1.5 घंटे तक चली वह मैराथन और कशमकश भरी बैठक आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। इस लंबी चर्चा के दौरान आर्यन ने अपनी शर्तों का जाल ऐसा बिछाया था कि आरव के होश उड़ गए। मीटिंग की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली शर्त यह थी कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जो दोनों कंपनियों का संयुक्त उपक्रम होने वाला था, उसका मात्र 30% हिस्सा ही आरव के हिस्से में आएगा, जबकि शेष 70% हिस्सेदारी और नियंत्रण पूरी तरह से आर्यन के पास रहेगा। आज तक के पूरे व्यावसायिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने आरव कपूर के सामने इस तरह की एक तरफा और दबंग शर्तें रखी हों। यही वजह थी कि आरव के भीतर गुस्से की एक चिंगारी सुलग उठी थी। उसकी नसें तन गई थीं, लेकिन मजबूरी यह थी कि उसे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इस प्रोजेक्ट की सख्त दरकार थी। बिना किसी और विकल्प के अपने गुस्से को अपने भीतर ही घोंटते हुए उसने आर्यन की वे सारी शर्तें मान लीं और डिजिटल रूप से दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के कागजात मुकम्मल करने के बाद आरव ने वे कागज झटके से अपने असिस्टेंट वीरज के हाथों में थमाए और स्क्रीन की तरफ देखकर शिष्टाचारवश हाथ मिलाने की मुद्रा बनाई। उन डिजिटल दस्तावेजों पर आर्यन कपूर के नाम के हस्ताक्षर पहले से ही मुहरबंद दर्ज। क्या उस स्क्रीन के उस पार बैठा मिस्टर आर के कोई और है, या फिर आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके इतने करीब आ चुका है? जिस मुलाकात का इंतजार 6 साल से था, क्या वह आमने सामने का सामना आरव की दुनिया हिलाकर रख देगा? दोस्तों, मेरे चैनल में कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, इसलिए आज मैं यह छोटा वीडियो दे रहा हूं। इस कहानी का अगला पार्ट मैं अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जिसे मैंने अभी नया क्रिएट किया है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके उस नए चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस कहानी के अगले कुछ पार्ट्स अब उसी पर अपलोड होंगे। नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट में और मेरे YouTube चैनल के बायो में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वर्चुअल मीटिंग के पर्दे के पीछे कौन सा भयानक और चौंकाने वाला राज छिपा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस दिल दहला देने वाली दास्तान का अगला हिस्सा आपसे कभी न छूटे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले रोमांचक एपिसोड में।